अपने कमरे से जुड़े बाथरूम में जाकर शरीर पर लगे खून को साफ करने लगा। घाव की सफाई करते हुए राधे ने खुद ही से कहा, वैसे सच में उस बच्चे में ताकत तो थी, उसने मेरे शरीर में इतना बड़ा छेद कर दिया। चलो ये भी अच्छा ही हुआ, बहुत साल हो गए थे अपना खून देखे हुए। एक तरफ स्वर्ग की सबसे ताकतवर आत्मा राधे था, जिसके पास सब कुछ था, दिव्य शक्तियां, संबंध, समाधि में महारत, कामदेव से भी ज्यादा खूबसूरत शरीर, स्वर्ग की अप्सराएं, सब कुछ। वहीं अगर धरती लोक वाले राधे की बात करें तो वो कमल आश्रम के एक पिद्दी से शिष्य के सामने खड़ा तक नहीं हो पाया, और उसके एक हमले से ही उसे इतनी गहरी चोट आ गई थी। हालांकि राधे अब पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन फिर भी अपने शरीर पर लगी चोटों का इल्जाम इस राधे ने पुराने वाले राधे को नहीं दिया। अपने शरीर से खून साफ करने के बाद राधे ने अपने घाव पर कपड़ा बांध लिया और उसके बाद वो कुछ देर आराम करने के लिए वहीं अपने कमरे में लेट गया। यहाँ राधे अपनी चोटों की मरहम पट्टी करके आराम फरमा रहा था, और वहां दूसरी ओर राधे के पुनीत को मौत के खूनी खेल में हराने की खबर आश्रम के पूरे आउटर कोर्ट में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। और अब आश्रम के सारे शिष्य राधे के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे। क्या कहा? उस बेवकूफ राधे ने पुनीत भैया को हराया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे वो तो ठीक से चम्मच तक नहीं उठा पाता, और तुम कह रहे हो कि उसने पुनीत भैया को हरा दिया? क्या बकवास है ये। अरे नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा था। पुनीत भैया की तलवार का वार अपने सीने पर झेलने के बाद अचानक से वो राधे किसी शेर की तरह दहाड़ा, और उसके दहाड़ने के बाद अचानक से आसपास के सभी लोग खून की उल्टियां करने लगे। यहाँ तक कि पुनीत भैया तो बेहोश हो गए थे। क्या? उसके दहाड़ने से सभी लोग खून की उल्टियां करने लगे? तुम कुछ भी बके जा रहे हो यार, मैं नहीं मानता ये सब। तुम्हारी गलती भी नहीं है यार, मुझे तो खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था। लेकिन सच तो यही है कि उस गधे ने पुनीत भैया को मौत के खेल में हरा दिया। ऐसी ही बातें आश्रम के आचार्यों के बीच भी हो रही थी। जब आचार्य सूरज भी लड़ाई रोकने के लिए उस मंच पर चढ़े थे, तो वो भी लड़ाई वाली जगह पर एक अजीब सा दबाव महसूस कर रहे थे। आश्रम के अस्पताल में उन्होंने अपने सामने खड़े पुनीत को घूरते हुए सवाल किया, आखिर उस लड़ाई के वक्त तुम्हारे साथ हुआ क्या था? मुझे सच सच बताओ। जब पुनीत ने ये सुना तो उसने अपने दर्द से फट रहे सिर को पकड़ कर कहा, मुझे नहीं पता आचार्य सूरज, लेकिन जहां तक मुझे याद है, जैसे ही मैंने वहां राधे के सीने में अपनी तलवार घुसाई, वो अचानक से चिल्लाया, और उसके चिल्लाते ही मुझे ऐसा लगा मानो कोई अजीब सी शक्ति मुझे दबा रही हो। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब मैंने उससे लड़ना शुरू किया था, तब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी मेमने से लड़ रहा हूं, लेकिन उसके बाद, ये कहते हुए अचानक से पुनीत कांप उठा और उसे राधे का वो भयानक चेहरा याद आ गया। फिर उसने अपने सिर को झटक कर बात को जारी रखते हुए कहा, मेरे तलवार घुसाने के बाद जिस तरह से वो राधे चिल्लाया और जैसे उसने मुझे घूरते हुए देखा, एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा मानो मैं अपने सामने किसी अलग ही इंसान को देख रहा हूं। जब आचार्य सूरज ने ये सुना तो उन्होंने पुनीत के शब्दों पर गौर करते हुए कहा, ये सच में काफी अजीब वाकया है। उस लड़के के शरीर से जो जानलेवा और खतरनाक ऊर्जा निकल रही थी, वो बहुत से लोगों की जान लेने और बहुत सारे भयानक युद्ध लड़ने के बाद ही हासिल होती है। बेशक वो कोई साधारण इंसान नहीं है, लेकिन आखिर ये राधे है कौन? और उसके यहाँ आश्रम में रहते हुए भी मुझे कभी उसके बारे में पता क्यों नहीं चला? इतना कहने के बाद उन्होंने पुनीत को घूरते हुए कहा, अब तुम जा सकते हो। और हाँ, अगर अब की बार तुम मुझे कहीं इस तरह लड़ाई करते हुए दिखे तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर पुनीत ने सिर झुका लिया और शर्मिंदा होकर कहा, जी आचार्य, आगे से आपका ये शिष्य आपको कभी नाराज नहीं करेगा। इतना कहकर पुनीत वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आचार्य सूरज राधे के बारे में जानकारी इकट्ठी करने लगे, लेकिन उन्हें जो भी जानकारी मिले उसके हिसाब से तो राधे
केवल एक बेवकूफ सा लड़का था। पिछले 1 साल से कामाख्यान गुप्त आश्रम में था, लेकिन अब तक उसके ऊर्जा चक्र जागृत नहीं हुए थे। ऊर्जा चक्रों को जगाने की बात तो छोड़ो, उसे तो संबंध समाधि की साधना में भी साथी बनाने के लिए अभी तक कोई लड़की भी नहीं मिली थी। हालांकि ये सारी जानकारी हासिल करने के बाद भी आचार्य सूरज को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि राधे जितने आकर्षक और खूबसूरत लड़के को अभी तक कोई महिला साथी नहीं मिली थी। इसी वजह से उन्होंने अपने सबसे विश्वास पात्र जानकार से राधे की गहरी तहकीकात करवाई, लेकिन अपनी जानकार की बातें सुनकर वो और भी ज्यादा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने हैरानी से अपने जानकार से पूछा, क्या ये आप क्या कह रहे हैं? उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसे ढंग से चलना तक नहीं आता और आपको लगता है कि उसके अंदर कोई काबिलियत नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मौत के खेल के दौरान मैंने खुद उसे देखा था। क्या आपको पूरा यकीन है कि आप सही इंसान की जानकारी लेकर आए हैं? ये सुनकर उनके जानकार, जो कि आश्रम के ही एक आचार्य थे, उन्होंने जवाब दिया, हाँ आचार्य सूरज, मैं एकदम सही जानकारी लाया हूँ। इस बारे में शायद आपको पता नहीं होगा क्योंकि आप आउटर कोर्ट की स्टूडेंट्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आउटर कोर्ट में हर किसी को राधे की इस हालत के बारे में पता है। वो तो इस आश्रम में भी केवल इस वजह से है क्योंकि महागुरु को लगता है कि उसमें कुछ तो खास बात है जिसका वो फायदा उठा सकते हैं। जब आचार्य सूरज ने ये सुना तो उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, हाँ, फायदा तो तब उठाएंगे ना जब उसकी दिमागी हालत ठीक होगी। असल में राधे देखने में काफी ज्यादा आकर्षक और खूबसूरत था, लेकिन उसकी दिमागी हालत के कारण उसकी खूबसूरती का कोई फायदा ही नहीं था। उसके पास अक्ल नहीं थी और बिना अक्ल के उसकी शक्ल भी किसी काम की नहीं थी। हालांकि आचार्य सूरज भी यही सब सोच रहे थे, लेकिन फिर अचानक उन्हें वो मंच पर हुआ हादसा और उस दौरान राधे से उनकी छोटी सी मुलाकात याद आ गई और उन्होंने अपनी पैनी नजरों से दूसरे आचार्य को देखकर कहा, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं मुझे तो वैसा बिल्कुल भी नहीं लगा। ये सुनकर दूसरे आचार्य ने झुंझलाते हुए कहा, देखिए आचार्य सूरज, मुझे जितना पता था वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर कोई और बात है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। ये सुनकर आचार्य सूरज ने विनम्रता से कहा, ठीक है, मैं समझ गया। आप नाराज मत होइए आचार्य अमनदीप। वैसे मुझे इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर आचार्य अमनदीप मुस्कुराने लगे। इसके बाद उन्होंने राधे के बारे में ज्यादा बात नहीं की और अचानक से बात बदलते हुए आचार्य सूरज की पोती, जिसने अभी हाल में ही आश्रम में दाखिला लिया था, उसका जिक्र करते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, दोस्तों में तो ये सब चलता रहता है। वैसे आपकी पोती कैसी है? वो भी तो अभी अभी आश्रम में आई है ना? क्या उसे कोई साथी मिला? जब आचार्य सूरज ने अपनी पोती का जिक्र सुना तो उनके चेहरे की गंभीरता गायब हो गई और उन्होंने भी हंसते हुए कहा, अभी कहाँ, वो लड़की काफी नखरे वाली है, उसे अपना साथी चुनने में वक्त लगेगा। ये सुनकर आचार्य अमनदीप ने तुरंत कहा, वैसे उसे मेरे पोते सुमित से मिलवाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? आचार्य अमनदीप की बात सुनकर आचार्य सूरज ने मुंह बना लिया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट अभी भी बरकरार रही और उन्होंने शांति से कहा, आपका सुझाव तो अच्छा है, ठीक है, देखते हैं। वहां राधे अपने क्वार्टर में थोड़ी देर आराम करने के बाद कमरे से निकलकर बाहर आया तो उसकी मुलाकात सुदर्शन और एक खूबसूरत लड़की से हुई जो सुदर्शन की साथी मयूरी थी। सुदर्शन ने राधे को देखकर उससे पूछा, अब तुम्हारी चोट कैसी है? ये सुनकर राधे ने बड़े साधारण और सहज तरीके से कहा, अरे वो तो बस एक छोटी सी खरोच ही है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब सुदर्शन ने ये सुना तो उसने हैरानी से कहा, छोटी सी खरोच? राधे के हाव भाव और उसके बात करने का लहजा देखकर सुदर्शन को काफी अजीब लगने लगा, क्योंकि असल में राधे और सुदर्शन लगभग 1 साल से रूममेट थे। लेकिन पता नहीं क्यों आज सुदर्शन को राधे काफी अलग लग रहा था और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसके चेहरे पर ना तो बेवकूफ वाली सवालिया रेखाएं थी और ना ही मंद बुद्धि वाले लड़कों की तरह उसकी आंखें टेढ़ी थी, बल्कि अब
उसके चेहरे के भाव, उसकी आंखें और लहजा सब कुछ सामान्य लड़कों की तरह नजर आ रहा था। हालांकि ये अच्छी बात थी, लेकिन फिर भी सुदर्शन को राधे की चिंता हो रही थी। इसलिए उसने फिक्र भरे लहजे में राधे से पूछा, अब तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो आराम करना चाहिए। जब राधे ने ये सुना तो उसने शांति से कहा, आराम करते करते ऊब गया था, इसलिए बस थोड़ा आसपास टहलने जा रहा हूँ। राधे की बात सुनकर सुदर्शन ने फिर से चिंता जताते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी चोट? इससे पहले कि सुदर्शन अपनी बात पूरी कर पाता, राधे ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, मैंने कहा ना, बस छोटी सी खरोच है। इतना कहकर राधे चुपचाप वहां से निकल गया। उसके वहां से जाते ही सुदर्शन के साथ वाली लड़की मयूरी ने कहा, आज ये काफी अलग लग रहा है ना? सुदर्शन ने उसकी बात सुनकर हामी में अपना सर हिलाते हुए कहा, है ना, मुझे भी ये काफी अलग लग रहा है। वैसे तुम्हें इसमें क्या बदलाव नजर आ रहा है? मयूरी अभी भी राधे के आकर्षक चेहरे और उसकी सुंदरता में खोई हुई थी। हालांकि वो राधे से पहले भी कई बार मिल चुकी थी, लेकिन पहले वाला राधे दिमागी रूप से थोड़ा धीमा था और हमेशा हकलाता रहता था। इसलिए मयूरी ने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज राधे बिल्कुल अलग लग रहा था और पहली बार मयूरी ने उसकी खूबसूरती पर ध्यान दिया था। इसलिए सुदर्शन का सवाल सुनकर अचानक से मयूरी के मुंह से निकल गया, ये पहले से ज्यादा आकर्षक और खूबसूरत लग रहा है ना? जब सुदर्शन ने ये सुना तो वो अजीब तरीके से मयूरी को देखने लगा। ये देखकर मयूरी को एहसास हुआ कि अभी अभी उसने अपने साथी के सामने किसी और लड़के की तारीफ कर दी थी, और यही सोचकर वो हंस पड़ी और उसने हंसते हुए सुदर्शन को अपनी बाहों में भरकर कहा, तुम चिंता मत करो, चाहे वो कितने ही आकर्षक और खूबसूरत क्यों ना हो जाए, मेरे साथी तो केवल तुम ही रहोगे। जब सुदर्शन ने उसकी बात सुनी तो उसने शर्माते हुए कहा, क्या यार, ऐसी बात नहीं है, मेरा वो मतलब नहीं था। सुदर्शन को शर्माता देख मयूरी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो बहुत बातें हो गई, अब थोड़ी साधना करते हैं। ये कहकर उसने सुदर्शन को उसके कमरे की तरफ खींच लिया और कमरे में जाते ही वो दोनों अपनी संबंध समाधि की साधना में लीन हो गए। वहां आश्रम के गलियारों में घूमते हुए राधे को अब तक ये एहसास हो चुका था कि उसका शरीर कितना कमजोर है। वो ये भी जानता था कि फिलहाल उसके पास कोई साथी भी नहीं है जिसके साथ मिलकर वो संबंध समाधि की साधना करके अपने शरीर को ताकतवर बना सके। इसलिए राधे अपनी शक्तियां बढ़ाने के दूसरे तरीकों के बारे में सोचने लगा। यही सब सोचते हुए वो कामाख्या गुप्त संग्रहालय पहुंच गया, क्योंकि अपने शरीर की शक्तियों को बढ़ाने के लिए उसे जो भी चीजें चाहिए थी वो इस आश्रम में कामाख्या गुप्त संग्रहालय के अलावा उसे और कहां मिल सकती थी। आखिर क्या है ये कामाख्या गुप्त संग्रहालय और राधे यहाँ क्या लेने आया था? क्या चल रहा था राधे के दिमाग में और वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए क्या करने वाला था? राधे जैसे कमजोर स्टूडेंट से डेथ मैच में हारने के बाद अब पुनीत क्या करेगा उसके साथ? क्या आचार्य सूरज राधे की सच्चाई जान पाएंगे? क्या राधे अपने लिए कोई साथी ढूंढने में कामयाब हो पाएगा? ये सब जानने के लिए सुनिए रोमियो की रासलीला का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पूरे कामाख्या गुप्त आश्रम में केवल एक ही ऐसी जगह थी जहां स्टूडेंट्स को सारी कीमती दवाइयां, हथियार और चमत्कारी पत्थर मिलते थे, और वो जगह थी कामाख्या गुप्त संग्रहालय। यूं समझ लीजिए कि ये उस गुप्त आश्रम की एक ऐसी दुकान थी जहां कोई भी स्टूडेंट कुछ भी खरीद सकता था, बशर्ते उसके पास कामाख्या गुप्त आश्रम की मुहर वाले तांबे के सिक्के हों। लेकिन ये सिक्के किसी को भी इतनी आसानी से हासिल नहीं होते थे। इन सिक्कों को पाने के लिए स्टूडेंट्स को कुछ काम करने पड़ते थे, जैसे कि बाढ़ या भूकंप में फंसे लोगों को बचाना, पहाड़ों से गिरते या समंदर में डूबते लोगों की जान बचाना, जंगल में खूंखार और आदमखोर जानवरों से लोगों की रक्षा करना, वगैरह वगैरह। आखिर कामाख्या गुप्त आश्रम का तो काम ही था लोगों की जान बचाना और मानवता की रक्षा करना। लोगों की जान बचाने के इन कामों को आश्रम में मिशन कहा जाता था। जितना बड़ा मिशन
उतने ज्यादा सिक्के। बस यही था यहाँ का उसूल। बहरहाल फिलहाल तो राधे कामाख्या गुप्त संग्रहालय में अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए कुछ सामान खरीदने आया था। सामान देखते हुए अचानक राधे की नजर दूर एक कांच के मर्तबान में बड़े संभाल कर रखे ब्रह्म कमल के फूल पर पड़ी। उसे देखकर राधे के दिमाग में एक योजना बनने लगी और उसने मन ही मन अपनी योजना पर मुस्कुराते हुए काउंटर के पीछे खड़े दुकानदार से पूछा, ये ब्रह्म कमल का फूल कितने सिक्कों का है? जब उस बूढ़े दुकानदार ने ये सुना तो उसने चौंकते हुए अजीब तरीके से राधे को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, ब्रह्म कमल का फूल? क्यों भाई, क्या करने का इरादा है? तुम जैसे आउटर कोर्ट के शिष्य को इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? खैर छोड़ो, मुझे क्या, इसकी कीमत 10,000 सिक्के हैं। जब राधे ने यह सुना तो उसने अपनी भौं को चढ़ाकर हैरानी से कहा, क्या 10,000 सिक्के? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? एक स्टूडेंट बड़े से बड़ा मिशन करके भी केवल 100 सिक्के कमा सकता है और तुम इस ब्रह्म कमल के फूल के लिए 10,000 सिक्के मांग रहे हो? ये तो सरेआम लूट मचा रखी है तुमने। असल में देखा जाए तो राधे के लिए वो ब्रह्म कमल का फूल एक बहुत ही निचले दर्जे की दवा थी। फिर भी वो कामाख्या गुप्त संग्रहालय का दुकानदार उसे अमृत बेच रहा था और राधे के लिए तो ये सरेआम लूट ही थी। जब उस बूढ़े दुकानदार ने ये सुना तो उसने गंभीरता से कहा, देखो, मेरे साथ बहस करने से कोई फायदा नहीं। महागुरु ने खुद सभी दवाइयों की चीजों की कीमत तय की है। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो तुम उनसे जाकर बात करो, क्योंकि दवाई का दाम तो तय है भाई। जब राधे ने यह सुना तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उसके पास जितने भी सिक्के थे वो निकाल लिए और उन्हें देखते हुए एक गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, एक साल में सिर्फ 30 सिक्के? मुझे सच में काफी गरीब शरीर में भेजा गया है। ये बहुत नाइंसाफी है उस बुढ़ी की तुम्हें। लेकिन फिर इतना कहते कहते राधे रुक गया, क्योंकि तब तक उसकी नजर अपने आसपास खड़ी लड़कियों पर जा टिकी थी। उसने उन सारी खूबसूरत लड़कियों को देखकर मन ही मन कहा, वैसे तो मुझे अपने ये सिक्के भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं केवल एक महिला साथी की मदद से ही अपनी शक्तियां बढ़ा सकता हूँ। लेकिन भले ये लड़कियां कितनी ही अच्छी क्यों ना दिखती हो, मेरे सामने तो ये अब भी बच्चियां ही हैं, इसलिए ये मेरे किसी काम की नहीं है। हालांकि अभी राधे धरती लोक पर एक 18 साल के लड़के के शरीर में था, लेकिन उसकी आत्मा की उम्र तो हजारों साल थी, इसलिए वो ऐसे ही किसी के भी साथ संबंध समाधि की स्थापना में लीन नहीं हो सकता था। वैसे तो संबंध समाधि की साधना में किसी लड़की की उम्र नहीं देखी जाती, फिर भी राधे को अपने आसपास खड़ी लड़कियों में से कोई भी उसके लायक नहीं लग रही थी। राधे अभी अपनी सोच में ही मग्न था कि तभी उस बूढ़े दुकानदार ने तेज आवाज में पूछा, अरे तुम्हें ये ब्रह्म कमल का फूल चाहिए या नहीं? 10,000 सिक्के तो आश्रम के इनर कोर्ट के शिष्यों के पास भी नहीं होते। फिर राधे तो आश्रम के आउटर कोर्ट का स्टूडेंट था, उसके पास इतने सिक्के होना नामुमकिन था और ये बात वो दुकानदार अच्छे से जानता था, इसलिए उसे राधे का जवाब पहले से ही पता था। लेकिन उसकी उम्मीद से परे राधे के जवाब ने उसे हैरान कर दिया। राधे ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ, मुझे ये ब्रह्म कमल का फूल चाहिए, लेकिन आज नहीं, 10 दिन बाद। तुम इसे किसी और को मत देना। 10 दिन बाद मैं इसे खरीदने के लिए 10,000 सिक्के लेकर आऊंगा। जब उस बूढ़े दुकानदार ने यह सुना तो उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को थोड़ा और चौड़ा करते हुए हैरानी से राधे से पूछा, लेकिन 10 दिन में तुम इतने सिक्के लाओगे कहां से? उस बूढ़े दुकानदार का सवाल सुनकर राधे मुस्कुरा दिया और बिना कोई जवाब दिए वहां से निकल गया। कामाख्या गुप्त संग्रहालय से निकलने के बाद राधे सबसे पहले अपने लिए एक बड़ा सा कपड़ा और उस पर लिखने के लिए पेंट ब्रश खरीदने के लिए आश्रम से बाहर गया और वहां से लौटकर वो सीधा आश्रम के ट्रेनिंग सेंटर यानी प्रशिक्षण केंद्र में चला आया। आश्रम के इस प्रशिक्षण केंद्र में सारे स्टूडेंट्स दिन रात प्रशिक्षण लिया करते थे। राधे वहां जाकर अपने हाथ में पकड़े कपड़े को एक बैनर की तरफ फैलाकर खड़ा हो गया। उस बैनर पर लिखा था, स्वर्ग का आनंद उठाइए, मालिश कराइए और स्वर्ग का अनुभव लीजिए। पहले 3 ग्राहकों के लिए सेवाएं मुफ्त। जब बाकी सभी स्टूडेंट्स ने ये पढ़ा तो वो आपस में हैरानी से बात करने लगे। स्वर्ग का आनंद उठाएं? क्या मजाक है?
रुको रुको, ये राधे है ना? हे भगवान, अब आज ये क्या तमाशा करना चाहता है? स्वर्ग का अनुभव और वो भी राधे के साथ? क्या बकवास है। मैं कह रहा हूं ये पागल मालिश के बहाने केवल लड़कियों को हाथ लगाना चाहता है और कुछ नहीं। हालांकि उन स्टूडेंट्स की ये सारी बातें राधे को साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन इतना सब कुछ सुनने के बाद भी राधे वहां शांति से खड़ा रहा। तभी अचानक राधे को अपने अतीत के दिन याद आ गए, जब वो ऐसे ही सड़कों पर हाथ में कपड़ा लिए खड़ा रहता था। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए उसने मुस्कुराकर मन ही मन कहा, वाह रे किस्मत, किसी ने ठीक ही कहा है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। आज मुझे सच में अपनी जवानी के दिन याद आ गए। राधे के काफी देर तक वहां खड़े रहने के बाद भी जब कोई भी उसके पास नहीं आया, तो कुछ स्टूडेंट्स ने राधे के पास जाकर उसके मजे लेते हुए कहा, क्यों बे राधे, बदमाश कहीं के, ये सब क्या चल रहा है? हम सब जानते हैं तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि लड़कियों को छू सको, लेकिन अब तुम और कर भी क्या सकते हो? तुम्हें अभी तक अपने लिए कोई साथी ही नहीं मिली ना? सच में यार, तुम कितने बेशरम हो जो अब लड़कियों को छूने के लिए ऐसे घटिया तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हो। वो सभी स्टूडेंट्स ऐसे ही और भी कई भद्दी और बेहुदा बातें करते हुए राधे का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन राधे को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बिना किसी हलचल के अपनी आंखें बंद किए वहां खड़ा था। ये देखकर एक स्टूडेंट ने फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ए ढीले, क्या बस हो गया क्या? हाँ? लेकिन फिर भी जब राधे ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, तो वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, हरामखोर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा है। ठहर जा कमीने, तुझे तो मैं। ये कहकर उसने अपनी मुट्ठी कस ली और राधे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी राधे ने अपनी आंखें खोली और भयानक तरीके से घूरते हुए उस लड़के को देखकर कहा, बेवकूफ लड़के, एक तरफ हो जा, मेरे ग्राहक आए हैं। जब सभी स्टूडेंट्स ने उसकी ये बात सुनी तो वह हैरान रह गए और तुरंत पलटकर देखने लगे। उनके सामने एक खूबसूरत लड़की अपने हाथ बांधकर आंखों में संदेह लिए वहां खड़ी राधे को देख रही थी। उस लड़की को वहां देखकर वो लड़के वहां से हटकर थोड़ा बगल में चले गए। उन स्टूडेंट्स के वहां से हटते ही उस लड़की ने शक भरी आवाज में राधे से पूछा, तुम मालिश करते वक्त किस तरह की एक्यूप्रेशर तकनीक को इस्तेमाल करते हो और इसके फायदे क्या हैं? ये सुनकर राधे ने तुरंत सहजता से कहा, वैसे तो मेरी मालिश और एक्यूप्रेशर के बहुत से फायदे हैं, लेकिन फिलहाल मैं इतना कह सकता हूँ कि ये तुम्हें तुम्हारे पीठ दर्द से छुटकारा दिला सकता है। जब उस लड़की ने राधे के मुंह से अपने पीठ दर्द के बारे में सुना तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने चौंकते हुए राधे से पूछा, हैं? लेकिन मैंने तो तुम्हें नहीं बताया कि मेरी पीठ में दर्द है, तो फिर तुम्हें ये कैसे पता चला? जब राधे ने ये सुना तो वो मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़े कपड़े की तरफ देखने लगा। राधे को इस तरह मुस्कुराता हुआ देखकर उस लड़की ने फिर से सवाल किया, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम अपनी मालिश और एक्यूप्रेशर की तकनीक से मेरे पीठ के दर्द को ठीक कर सकते हो? जब राधे ने उस लड़की का सवाल सुना तो उसने शांति से अपना सिर हाँ में हिला दिया, लेकिन राधे से कुछ ही दूर पर खड़े स्टूडेंट्स ने ये सुनकर तुरंत बातें बनाना शुरू कर दिया। अरे इसकी बातों पे यकीन मत करो, ये तो बस तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। हाँ हाँ, मेरा दोस्त बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये राधे तो है ही ऐसा। कौन जाने एक्यूप्रेशर के बहाने ये तुम्हारे साथ क्या कर दे। तुम्हें तो शायद पता भी नहीं है कि ये गधा है कौन। तुम ऐसे ही किसी पर कैसे भरोसा कर सकती हो? जब उस लड़की ने ये सुना तो उसने उन सभी स्टूडेंट्स को घूरते हुए कहा, अच्छा, जानती तो मैं तुम में से भी किसी को नहीं हूँ, इसलिए पहले ये बताओ कि तुम सब हो कौन? ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स शेखी बगाड़ते हुए उस लड़की को अपना परिचय देने के लिए आगे बढ़े और उन्होंने एक स्वर में कहा, हम सभी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाते, अचानक से राधे ने कहा, देखो, मैं तुम्हारे इस पीठ दर्द को ठीक कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। जब लड़की ने ये सुना तो उसने अजीब तरीके से देखा। शर्तें? क्या तुम सच में मेरे सामने शर्तें रखने के काबिल हो? मुझे भी पता है कि तुम यहाँ पर कितने घंटों से खड़े हो। अभी तक तो तुम्हारे पास एक भी ग्राहक नहीं आया है, और अब अगर मैं भी यहाँ से चली गई तो कौन जाने आगे तुम्हारे पास कोई आएगा भी या नहीं। जब राधे ने यह सुना तो वो कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसके बाद उसने
धीरे से अपना सर हिलाकर कहा, ठीक है, अब तुम्हें मेरी शर्तें नहीं माननी तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम सबसे पहले मेरी मालिश और एक्यूप्रेशर तकनीक के बारे में जानने के लिए यहाँ आई हो, इसलिए मैं तुम्हें एक सुझाव मुफ्त में जरूर दे सकता हूँ। अगर तुम अपने इस पीठ के दर्द को नजरअंदाज नहीं करो तो बेहतर होगा। जल्द से जल्द किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, नहीं तो तुम्हें अपंग बनते देर नहीं लगेगी। जब उस लड़की ने अपंग बनने की बात सुनी तो बुरी तरह से घबरा गई और उसने अचानक से कहा, क्या अपंग? तुम कहना क्या चाहते हो? उस लड़की का सवाल सुनकर राधे ने शांति से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पीठ का दर्द साधना में गलत तरीके से बैठने के कारण हुआ है तो तुम गलत हो। राधे की बात सुनकर उस लड़की ने तुरंत पूछा, तो फिर मेरी पीठ के दर्द का कारण क्या है? लेकिन इस बार जब राधे ने उसकी बात सुनी तो उसने चुप्पी साध ली। ये देखकर उस लड़की ने हड़बड़ाकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। ये सुनकर पहले तो कुछ पल के लिए राधे ने अपनी चुप्पी बनाए रखी और फिर अपना सिर हिलाकर कहा, लेकिन अभी तक तो तुमने मेरी शर्तें सुनी भी नहीं है। आखिर क्या थी राधे की शर्तें? आखिर ये ब्रह्म कमल का फूल क्या है और राधे उसे क्यों पाना चाहता है? क्या राधे 10 दिनों में कामाख्या गुप्त आश्रम की मोहर वाले 10,000 तांबे के सिक्के इकट्ठा कर पाएगा? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए रोमियो की रासलीला का अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।